एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग का ये चैप्टर 5 है जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसके पहले मैं चैप्टर 4 तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है मैंने उसका डिस्कशन कर दिया है। आप लोग यूट्यूब पर जाकर उसको देख सकते हैं। और ये जो एमसीक्यू सीरीज़ में ये चैप्टर 5 हम लोग का है फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार। इससे भी करीब आपको 200 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो मैं इसको 3 से 4 पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग प्लीज़ क्या करेंगे, पीछे वाले को पहले रिवाइज कर लें और तब यहाँ पर आकर इस लेक्चर को क्या करेंगे आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट जो से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। हाँ, पिछले कुछ दिनों में ऑफिस के वक्त से बाहर गया था तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी वीडियो बनाने के लिए, और इसका नोटिस मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर बता भी दिया था। तो आज से ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे कंटिन्यू चलेंगे। शाम में इंडियन इकोनॉमी के बैच चलेंगे और अभी जो है सुबह में इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं मैं उसका डिस्कशन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग का फंडामेंटल राइट मूल अधिकार से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले 3 से 4 सालों में चाहे यूपीएससी हो या सीडीएस हो या यूपीपीसीएस हो के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं उसका डिस्कशन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। ये 3 से 4 पार्ट में इसके लेक्चर कंप्लीट होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन जो सीडीएस 2023 का पेपर है इसमें ये पूछा गया था कि आपात घोषित किए जाने की स्थिति में कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण का अधिकार, या विधि के समक्ष समानता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या कहता है इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए आप लोग कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 या 21 को छोड़कर भाग 3 के सभी या किन्हीं मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। किसको छोड़कर? सिर्फ 2 आर्टिकल को छोड़कर, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो भी आपातकाल घोषित किए जाते हैं उसमें जैसे आपातकाल जो भी होते हैं जैसे 352, 356, 360, तो उसमें आर्टिकल 20 और 21 जो होंगे वो क्या होंगे, वो ये आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। और आर्टिकल 20 और 21 ये आर्टिकल 20 ही तो कहता है ना अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 का ही भाग है और इसलिए ये आंसर हो जाएगा हम लोग का सही। उसी पर आर्टिकल 21 अगर रहता निजता का अधिकार, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो भी निलंबित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 में दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, जबकि आर्टिकल 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, आर्टिकल 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल 359 हो गया और ये आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 के अनुसार क्या कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात घोषित की जाती है तो आर्टिकल 19 के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्या कहता है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये सही है कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद क्या कहता है कि संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार क्या मूलभूत अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत मृत्यु का जो अधिकार है क्या एक मूलभूत अधिकार है। तो डिग्निटी के साथ मृत्यु, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, मतलब कि एक डिग्निटी के साथ मृत्यु का अधिकार भी एक मूलभूत अधिकार है, ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि कहीं कहीं एकात्मक रूप भी इसके देखने को मिलते हैं। उसके भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है। हाँ, मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कौन सा कथन गलत है। तो ये भी गलत है और मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को बी, सी और डी। अब इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि भारत का संविधान
संघीय सरकार की स्थापना करता है, किंतु संकट काल में यह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कुछ स्थितियों में देखा जाए तो ये अपने एकात्मक स्वरूप को, भारत का संविधान जो है एकात्मक स्वरूप क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को, इसलिए ऑस्टिन ने क्या कहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संघवाद से मूल अधिकारों को हटाना, भारतीय संविधान से मूल अधिकारों को हटाया या नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान से मूल अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसे आधारभूत ढांचा घोषित किया है। अब फिर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, और भारतीय संविधान में शामिल किया गया मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। तो यहाँ पर देखिए गलत क्या हो जाएगा, क्या संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, गलत, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, और मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ ए सही हो जाएंगे, बाकी बी सी डी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का विचार का जो संदर्भ लिया गया है वो लिया गया है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये 69वीं बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किससे लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये कथन किसका है, ये इंपॉर्टेंट कथन है और ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट किसी बुक के ये पार्ट नहीं बनते हैं जनरली। तो ये कह रहा है कि ये कथन क्या कहता है, फिर से मैं कथन को रिपीट करता हूँ कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये कथन किसका, ये कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू जी का। ये किनका कथन है, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, क्या कहता है ध्यान से देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक सही है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें 12 से 35 आर्टिकल जो है मूल अधिकार की व्याख्या करते हैं। इसमें कुल 6 अधिकार के मूल अधिकारों की व्यवस्था है। मूल अधिकार के संबंध में पंडित नेहरू ने ही कहा था कि एक मौलिक अधिकार को इस समय किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप अस्थायी बनाना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। तो ये किसने कहा है, तो ये है आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था। इन्होंने मूल अधिकारों को क्या कहा कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मौलिक अधिकार को किसने कहा था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया जाए कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बॉक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉक्स से कर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो आगे के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको एक बार पढ़ना ज़रूरी है। और आप लोग जो भी इसमें जो नई चीज़ देखें आप लोग प्लीज़ उसे OR नोट्स में क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। मैं ये बार बार आपको हर लेक्चर में ये आपको बताता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, किंतु 6 हैं। तो 7वां कौन था, तो 7वां जो संपत्ति के अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 31 से हटाकर 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिया जाए कौन कौन से मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब यहाँ क्या कहता है कि संपत्ति के अधिकार अर्थात संपत्ति अर्जन, धारण और व्ययन के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो पहले आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर आर्टिकल 300 क के तहत उसके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे किस भाग में रखा गया है, भाग 12 में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो अभी जैसे मैंने मूल अधिकार के 6 भाग देखे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह से इसमें देखा हम लोग को क्या ढूंढना है कि कौन शामिल नहीं है। तो देखिए समता का अधिकार ये तो शामिल है, स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी शामिल है, लेकिन सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। ये मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता। भारत का संविधान, देखिए भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में 6 अधिकार की गारंटी देता है। समता का अधिकार की गारंटी देता है, सही बात है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की भी गारंटी देता है, ये भी सही बात है। संपत्ति के अधिकार की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि इसको जो है वो आपको आर्टिकल 331 से आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है। भारत के नागरिकों के पास कौन सा जो है वो नहीं है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्या कह रहा है कि भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। पहला है कि संपत्ति अर्जन, धारण और व्यय का अधिकार। तो ये जो है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये जो है भारत के नागरिकों के पास ये अधिकार नहीं रहे। मतलब ये जो मूल अधिकार है इसको हटाकर इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मूल अधिकार के दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसको आर्टिकल 31 से कहाँ रिप्लेस कर दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, यूप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। देखिए पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, 44वें संशोधन 1978 के तहत इसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है और इसलिए यह जो एक संवैधानिक अधिकार न होकर एक मूल अधिकार न होकर एक वैधानिक अधिकार बन चुका है, मतलब कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, अब एक वैधानिक कानूनी अधिकार हो चुका है। भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया। क्यों मूल अधिकार से इसको विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया, तो इसके जो 4 कारण दिए गए हैं उसको ध्यान से देखिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्या भ्रष्टाचार के निवारण में सरकार के हाथ बांध दिए, क्या भ्रष्टाचार के निवारण में सरकार के हाथ बांध दिए, या फिर दूसरा क्या कहता है कि इतने मुकदमे उत्पन्न कर दिए जिनसे न्यायपालिका पर अधिक भार पड़ गया, या फिर न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष शुरुआत कर दी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएंगे कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर जो विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया। इसका कारण क्या रहा था कि न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। संपत्ति के मैटर को लेकर, संपत्ति के अधिकार को लेकर न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, या तीव्र संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। इसलिए क्या किया, उसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को पूरी तरह से समाप्त करके संवैधानिक परिदृश्य को बदल दिया गया और इसे आर्टिकल 300A के तहत जोड़ा गया, क्योंकि इसने न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक अधिकार हैं परंतु मूल अधिकार नहीं है। संविधान में दिए गए अधिकार तो हैं लेकिन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, ये तो मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण ये आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, अच्छा शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार ये भी है, ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही है। और संपत्ति रखने का अधिकार ये हटा दिया गया है, इसको आर्टिकल 31 से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या नागरिकता का अधिकार है, नहीं, नागरिकता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो भारतीय संविधान जो है समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है, समानता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म पालन का अधिकार प्रदान करता है और स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। आर्टिकल 12 से 35 जो है और भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान, आर्टिकल 12 से 35, ये आप लोग याद रखेंगे। नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। हाँ, यह जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो उससे आपको डरना नहीं है, बल्कि उससे आपको प्रैक्टिस को और ज़्यादा प्रैक्टिस
उस लेवल के क्वेश्चन को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन एडवांस लेवल के पूछे भी जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। इसलिए मेरा पर्पस ही रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एडवांस MCQ जो बदलते परिदृश्य में जो BPSC का पैटर्न बदला हुआ है, उसी को लेकर मैं यहाँ पर उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखते हैं। तो पहला क्या करा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये तो आपका सही है। कह रहा है कि नहीं रखते हैं ना। हाँ, फिर मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 के तहत है। लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध, ये आपका DPSP का पार्ट है, मूल अधिकार का पार्ट नहीं है। दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन, ये भी आपको मूल अधिकार का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, डी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, मैं सारे अनुच्छेद को यहाँ पर एक बार पढ़ देता हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट MCQ में है तो आपको वो ध्यान में रहे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 12 जो है और राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा की बात कही गई है। आर्टिकल 13 जो है वो मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। जब मैं मेंस के लिए जब आपको शाम में जो मेरी मेंस की क्लास जो चल रही है, मैं जब पॉलिटी का डिस्कशन करूँगा तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत ही डीपली वे में मैं उसका आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये MCQ है तो मैं MCQ पर ही फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध की बात कही गई है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के अधिकार में। आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 19 में जो सब आर्टिकल्स हैं उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 19(1) का जो क है वह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर ख क्या है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ग क्या है, संघ में सहकारी समिति बनाने का अधिकार। घ क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। अंग क्या है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार। 19(1) का च इसमें नहीं है, उसे हटा दिया गया। और 19(1) का छ क्या है, कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव के बलात्श्रम एवं दुर्व्यापार का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों और आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक के लिए जाना जाता है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी भी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार जो है, आर्टिकल 29 व 30। 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो 32 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आर्टिकल 33, 34, 35 ये 3 आर्टिकल अब ध्यान से देखें क्या कहते हैं कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35। आर्टिकल 33 इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 क्या कहते हैं, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। और आर्टिकल 35 क्या कहता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन रहे हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसका एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं। फिर से वही मूल अधिकार का कौन सा भाग नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार,
उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार ये नहीं है, और अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार ये है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है एक मूल अधिकार है, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यह एक मूल अधिकार है जो किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। क्या धर्म की स्वतंत्रता को लेकर, शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार को लेकर, कि समता के अधिकार को लेकर। तो समता के अधिकार, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा समता का अधिकार। कह रहा है कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसका प्रतिषेध, उसका मना जो किया गया है संविधान में, उसको किसके अधीन रखा गया है, तो समता के अधिकार के अधीन उसको रखा गया है। नेक्स्ट है कि बालाश्रम अथवा बेगार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का अतिक्रमण है, तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत ये आते हैं। लेकिन वही अगर कल कारखानों में काम करने के लिए जो पाबंदी लगाई गई है बच्चों को, वो आर्टिकल 24 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार। यहाँ से समानता का अधिकार आपको स्टार्ट हो गए। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसमें देख लिया जाता है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन सी गारंटी जो है वो संविधान के तहत प्रदत्त नहीं की गई है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 19 द्वारा नागरिकों को 7 अधिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और अब नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन देख लिया जाए। 19(1) के क जो है क्या कहता है कि वाक स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) का ख अस्त्र शस्त्र रहित या शांतिपूर्वक सम्मेलन। ग जो है संगम एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता। 19(1) का घ अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अंगा जो है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। 1 का 6 है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। तो जो भारत में रह रहा है क्या धार्मिक स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है, ये मांग कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी मांग कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं, ये मांग नहीं कर सकता। ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर सी, कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। क्या कह रहा है कि एक ब्रिटिश नागरिक, आप लोग ध्यान देखेंगे यहाँ पर कि एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है वह भारत में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता। यह केवल भारतीयों को ही प्राप्त मूलाधिकार है। और भारतीय नागरिक को कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल आप देख रहे हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो व्यापार एवं व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है। ये ब्रिटिश नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं, प्रदान नहीं किए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त मूलाधिकार है। तो भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूलाधिकार जो कौन कौन से हैं, वो आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और आर्टिकल 28 ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों के लिए, लेकिन ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। कौन कौन सा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल आप दिमाग में सेट कर लेंगे। कौन कौन से आर्टिकल फिर से रिवाइज कीजिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 आर्टिकल सिर्फ भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित नहीं है। 14 से 18 जो आर्टिकल 14 से 18 जो है जो समता के अधिकार से संबंधित है, इसमें कौन कौन शामिल नहीं है उसको देखना है। तो देखिए क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है। तो ये आर्टिकल 15 तो 14 से 18 के बीच में लाइज कर रहा है, तो ये सही है।
फिर कह रहा है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 की बात करता है तो ये भी सही है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये आर्टिकल 29 की बात करता है तो ये नहीं हो जाएगा यहाँ पर। और अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 की बात करता है तो ये भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर सही क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 2 4, ऑप्शन सही क्या है 1 2 4, मतलब सी हम लोग का गलत है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों को निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है। कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति यानी छुआछूत की समाप्ति को क्या करता है। तो इसमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपको समानता के अधिकार की बात करता है और समानता के अधिकार में ही इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता की समाप्ति जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 की बात कही गई है और अस्पृश्यता इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता जो है वो आर्टिकल 17 का भाग है। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ये लाइज कर रहे हैं, इसलिए राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको ये आर्टिकल का जो रेंज है उस आर्टिकल में जो आएंगे उसी के अंतर्गत उसको समाहित किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि निम्नलिखित में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध किसमें किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता जो है उसका उपबंध किया गया आर्टिकल 14 और 15 के तहत किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये आर्टिकल 14 की बात करता है। देखिए आर्टिकल 14 में क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो कानून की जो समान संरक्षण है ये कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जिसे यहाँ लिखा भी हुआ होगा देख लेते हैं कि पहली व्यक्ति कानून के समक्ष समानता इंग्लैंड की मूल है और दूसरी व्यक्ति कानून का समान संरक्षण अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे मेंस में ही पूछे जाते हैं, तो मैं जब मेंस के लिए जब एग्जाम में जब अनाउंस करूंगा तो उसमें सारी बातों को मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समानता यानी कि सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं और उनको कानून की तरह से समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच किया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन शामिल है। तो ध्यान से देखिए 14 से 18 समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह है 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ देखिएगा कि आर्टिकल 14 से 18 जो है वह समानता के अधिकार को शामिल किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, आप ध्यान से देखेंगे कि छुआछूत आर्टिकल 17 का पार्ट होता है और ये जो है आर्टिकल 14 से 18 के बीच लाइज करा है, यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत लाइज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, टैकल करना है। जैसे ये पूछा कि अस्पृश्यता जो है अस्पृश्यता का जो निषेध किया गया वो किस मूल अधिकार के तहत समाविष्ट है, यानी किस मूल अधिकार के तहत जो है उसको शामिल किया गया है। तो ये आर्टिकल 14 से 18 जो समता का अधिकार है उसके अंतर्गत, क्योंकि इसी के अंदर में आर्टिकल 17 आते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 16 के तहत देखा जाए यहाँ पर नौकरियों में समान अवसर की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किया गया है। तो कर कारखानों, यहाँ देखिए एक तो आपको है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिशोध किया गया है, और एक है आपको कि कारखानों और खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध किया गया है। ये दोनों है। अस्पृश्यता का अंत जो है ये इसमें शामिल नहीं है, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और
4 हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आप लोग बताइए। देखिए 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 आपको स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक है, तो 14 से 18, 19 से 22, तो 23, 24 यही 2 आर्टिकल है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब देखिएगा मूल अधिकार में जो मैंने अभी 6 पार्ट बताया, उसमें शोषण का अधिकार जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 से 24 के बीच। तो 23 और 24 में देखिएगा कि ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आ जाते हैं और ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत आ गए। तो इसमें कौन कौन शामिल हो गए, 1 और 4। बस इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए गए हैं, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक, आर्टिकल 32 जो है वो भी मूल अधिकार ही है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 जो कि मौलिक अधिकार है, इसके अनुसार न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन, पहला ध्यान से देखिए आप लोग कि अगर किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके तहत वह उच्चतम न्यायालय में जाकर उसकी मतलब कंप्लेन कर सकते हैं लोग, और उसके तहत न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये पांचों के पांचों रिट आप लोग याद रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अभी क्या कहते हैं एक बार ध्यान से पढ़ लिया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि शरीर का होना, या यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। शरीर का होना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ कि शरीर का होना, यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्तियों के दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। हालांकि यह उन मामलों में जारी नहीं की जा सकती जहां हिरासत में रखना अवैध हो, या कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो, या फिर हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी की गई हो, या हिरासत में लेने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। ठीक है, उसी तरह परमादेश क्या कहता है, ध्यान से देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है। यह न्यायालय द्वारा किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को, पब्लिक ऑफिसर्स को जारी किया जाने वाला आदेश है, जिससे उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। ठीक है, निषेध की बात क्या है कि यह आदेश उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है, ताकि निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण या किसी ऐसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोका जा सके जो उनके पास नहीं है। उत्प्रेषण क्या है कि इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणिक होना। यह आदेश उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए, या किसी मामले को अपने पास उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। यह रिट निवारक और उपचारात्मक दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अधिकार परीक्षा क्या कहता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिकार से या किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है, तो आर्टिकल 32 के तहत वो उपचार पा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में लिखित कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन के स्वरूप है। यह जो है कानून के समक्ष समानता और ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आर्टिकल का मिलान करना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहाँ पर देख लिया जाए। 14, 15, 16, 17 ये आप लोग आसान से देख सकते हैं। सारे आर्टिकल के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है और आर्टिकल 17 क्या कहता है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ यहाँ पर कि आर्टिकल 14
आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 आपको कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है, उसका मिलान करना है। उसी तरह यहाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत के संविधान में निहित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है। तो मैंने अभी बताया आपको कि केवल नागरिकों से 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये 5 आर्टिकल जो है आप याद रखेंगे जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो आर्टिकल 19 ये सही है, आर्टिकल 15 सही है, आर्टिकल 16 सही है। तो कौन हो जाएंगे? आर्टिकल 1, 3 और 4 ऑप्शन हो जाएंगे सी। ठीक है, 15, 16, 19, 29 ये सारा आर्टिकल मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग यहाँ से हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ जूम कर देता हूँ, एक साथ में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? ध्यान से देखिए कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। मैंने अभी ही बोला कि 5 आर्टिकल जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन? फिर से मैं लिखता हूँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता क्या ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त है? नहीं। विधि के समक्ष समानता देखिए, ठीक है, कह रहा है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर ये सारे आर्टिकल 14 के पार्ट हैं तो ये आपको हैं, ये हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर भी, क्योंकि आर्टिकल 14 दोनों को प्राप्त है, आर्टिकल 21 दोनों को प्राप्त है और आर्टिकल 25 ये दोनों को प्राप्त है। बस ये 5 आर्टिकल आप याद रखेंगे कि ये 5 आर्टिकल सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं और ये आर्टिकल 19 के भाग था, इसलिए ये जो है वो ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि इसको आप नोट्स कर लें। देखिए, भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को सिर्फ प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को, सिर्फ भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है, कौन कौन सा? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्टिकल 5 आर्टिकल। कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये 5 आर्टिकल, ये 5 अनुच्छेद के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। फिर से वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन। तो आप लोग जानते हैं कि ये देखिए, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद की सुरक्षा, ये आर्टिकल 15 की बात करता है। तो ये आपको सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 23-24 के अंतर्गत आते हैं। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हैं और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों जो है वो भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों, भारतीय और विदेशी, ये दोनों को प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 15 जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल 14 दोनों को प्राप्त होंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 14 जो है, हम लोग जानते हैं कि 5 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो भारतीय नागरिकों को सिर्फ प्राप्त है। लेकिन उसके अलावा जो आर्टिकल है जो भारतीय नागरिकों और ब्रिटिश नागरिकों जो भारत में आते हैं, विदेशी नागरिक, उनको भी ये जो है आर्टिकल 14 के तहत जो अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं। तो क्या भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को? ये तो है ही, इनको तो प्रदान किया ही गया है। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को नहीं, ये नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, ये सही है। और भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ सी हो जाएगा। मतलब
कहने का मतलब है कि जो भारतीय हैं और जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले विदेशी हैं, जो भारत में, जैसे कि जब मैं आपको इकोनॉमी में जब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, तो उसमें इन सारे फैक्ट को मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी में किन लोगों के मतलब कहाँ किस जीडीपी को कैसे आकलन किया जाता है, जीडीपी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, मैं उसका डिस्कशन शाम वाले बैच में करूंगा। अभी मैं इसको ये बताता हूँ कि आर्टिकल 14 जो है वो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय नागरिक तो जो भारत में रह रहे हैं उनको, क्या अगर विदेशों में रह रहे हैं भारत नागरिक, या उनको ये प्रदान की जाएगी? नहीं, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 14 के तहत ये मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसी तरह भारत के राज्य क्षेत्र में के अंदर रहने वाले विदेशियों को ये आर्टिकल 14 के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 1 और 4 यहाँ पर हो जाएंगे, सॉरी 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? आज मैं 40 तक कंप्लीट करूँगा, नेक्स्ट कल पार्ट 2 के रूप में मैं इसको क्या करूँगा, अपलोड कर दूंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकार का अंश नहीं है? तो भारत के संविधान का मूल अधिकार हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच लाइज करते हैं। तो ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच, आर्टिकल 23 की बात करता है तो ये शामिल है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, आर्टिकल 24 ये सही है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, तो ये सी नहीं यहाँ पर होगा। और उसके बाद किसी वृत्ति को रोकना है, किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सी। ये CDS का क्वेश्चन है और ये आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 40 तक मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। आज चलिए कुछ छोटा क्वेश्चन और देख ही लेता हूँ। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये 5 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और तो यहाँ पर देखा जाए ये आर्टिकल 14 है तो ये गलत हो जाएगा, ये 21 ये भी नहीं, ये 25 ये भी नहीं, ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही, क्योंकि ये आर्टिकल 29 की बात करता है। और आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो फिर से देखिए, केवल भारतीयों को 5 आर्टिकल के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं, केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं, 15, 16, 19, 29, 30। अब इसके अलावा जो है जैसे विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 का भाग है, ये आर्टिकल 14 का भाग है, तो ये गैर नागरिकों को उपलब्ध है। उसके बाद ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 यानी कि 1 और 4 ये दो जो हैं वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त है। कौन कौन सा आर्टिकल? तो मैंने अभी आपको बताया, ये बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि 5 आर्टिकल के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए, 15, 16, 19, 29, 30। तो ध्यान से देखिए, ये विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 का भाग है। तो क्या ये केवल भारतीयों को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं? नहीं, ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों दोनों को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। हाँ, ये जो है आर्टिकल 15 के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 क्या कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? तो केवल भारत के नागरिकों को जो है उपलब्ध है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो ध्यान से देखिए, 19 आर्टिकल ये जो हो जाएगा सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? फिर से वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन। तो गैर नागरिकों के लिए कौन सा है? तो 15, 16, 19, 29, 30 को हटा दीजिए, बाकी जो आर्टिकल बचेंगे वो गैर नागरिकों के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए आर्टिकल, देखिए यहाँ पर वाक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। उसके बाद अंतःकरण की धर्म, ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। रोजगार के मामले में विभेद नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो 15, 16, 19, 29, 30 हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। ठीक है, तो बचा कौन? ये तो आपका 22 के अंतर्गत आता है। तो ये 2 और 3 बचा यहाँ पर, तो ये क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल को क्या करने है, आपको याद करके इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने
करने का आपको सीखने की ज़रूरत है, तब जाके क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशी को भी उपलब्ध है। भारतीय भूमि में एक विदेशी को भी कौन सा अधिकार, मतलब अगर भारत में कोई विदेशी रह रहा है तो उसको भी ये अधिकार प्रदान है, तो ये कौन सा, ध्यान से देखिएगा। पहले तो विदेशी को ये अधिकार प्रदान नहीं किया, पहले इसको हटाइए। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ध्यान से देखिए। पहले जो अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं, पहले इसको हटा दीजिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल हटा दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको आर्टिकल 15 के तहत है, ये आपको आर्टिकल 16 के तहत है। उसके बाद देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आर्टिकल 14 के तहत है, और ये जो है आपका आर्टिकल 19 के तहत है। तो सबसे पहले हटाइए, क्या कह रहा है कि विदेशी को उपलब्ध है, तो पहले तो 15, 16, 19, 29, 30 हटा दीजिए। तो पहला हटाइए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। तो ऑप्शन देखिएगा सी ही एक ऐसा ऑप्शन बच रहा है जो इसके अंतर्गत लाइज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब विधि द्वारा स्थापित पत्ती के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो ये आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। जो ये जो है आपको सिर्फ भारतीय नागरिकों नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि कौन से कथन सही है। संविधान का आर्टिकल 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। ध्यान से देखिए, आर्टिकल 15 दोनों को उपलब्ध नहीं, आर्टिकल 15 सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, ये सही है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। क्या आर्टिकल 21 दोनों को प्रदान किए गए हैं? तो देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को, तो 21 इसमें शामिल है नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, मतलब ये दो आर्टिकल के तहत जो अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन जा हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, ऑप्शन 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये मूल अधिकार है हम लोग का, जो केवल नागरिकों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों को ये दिया गया है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 का भाग है। और हम लोग जानते हैं कि 5 आर्टिकल के तहत जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं। कौन कौन, तो 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30, और ये CDS 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्या कहता है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। समानता के मौलिक अधिकार में देखा जाए तो 14 से 18 तक की बात किया जाए तो उसमें आपको आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन सी। देख, कानून के समक्ष समानता ये सही है, सामाजिक समानता सही है, आर्थिक समानता, अवसर की समानता सही है, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाले समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता या सामाजिक समानता और अवसर की समानता ही शामिल है। कौन कौन समानता, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता, ये 3 समानता जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, और यहीं तो मैं आज वीडियो को क्या करूँगा, लास्ट करूँगा, और नेक्स्ट पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगा 51 से लेकर 100 तक। तो 50 लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 15 के तहत इसमें शामिल किया गया है। आर्टिकल 15(2) राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है। क्या क्या आदेश है, आर्टिकल 15 तो क्या कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए जो कुआं है, तालाब है, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 के पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह ये हम लोग का जो है ये लेक्चर का मूल अधिकार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं उसका पार्ट 1 ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 1 क्या हो गया हम लोग का, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें पार्ट 2 को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।